नमस्कार दोस्तों। अब मैं सोनम की उन बातों और उन हरकतों पर आता हूँ जिन पर राजा ने अगर गंभीरता से ध्यान दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता या फिर सोनम का ये खतरनाक प्लान सक्सेस नहीं होता। मैंने इस केस का डीप एनालिसिस किया और अपने उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। राजा के एक दोस्त के अनुसार राजा ने अपनी एंगेजमेंट से पहले अपने दोस्त को ये बताया था कि सोनम को बहुत बार कॉल्स करने के बावजूद सोनम उसकी कॉल्स पिक नहीं करती थी, जिस वजह से राजा काफी चिंतित रहता था कि जब एंगेजमेंट से पहले ही वो मुझे टाइम नहीं दे रही है तो शादी के बाद क्या ही टाइम देगी, जबकि मेरा बिजनेस होने के बावजूद मैं उसे टाइम दे रहा हूँ। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें अलर्ट करने के लिए होते हैं, और तो वहां पर हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हमें अपनी जिंदगी में उस दौरान, उस परिस्थिति में अपना कदम आगे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कदम हमारी जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है इस बात के लिए कि हमारी जिंदगी बेहतर होगी या फिर खराब होगी। और यहाँ पर राजा को पहला और बिल्कुल साफ संकेत मिलता है कि सोनम उसके लिए उतनी सीरियस नहीं है जितना कि वो सोनम के लिए सीरियस है। यानी कि राजा अपने बिजनेस में बिजी होने के बावजूद सोनम को फुल टाइम दे रहा होता है, लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत सोनम अपने बिजनेस में बिजी होने की बात कह के राजा को उतना टाइम नहीं देती है जितना कि वो उसे दे रहा होता है। तो मेरा ये मानना है कि राजा को यहाँ पर गंभीरता से सोचना चाहिए था कि जो लड़की उसको एंगेजमेंट से पहले बिजनेस में बिजी होने की बात कहते हुए इग्नोर कर रही है, टाइम नहीं दे रही है, तो वो लड़की शादी के बाद उसके लिए क्या टाइम निकालेगी या उसको क्या टाइम देगी। यहाँ पर मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि राजा ने सोनम से बात करके या उससे पर्सनली मिलते हुए ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था। साफ सीधी बात है, जो इंसान स्पष्टता रखता है वो एंगेजमेंट से पहले भी टाइम देगा और शादी के बाद भी टाइम देगा। लेकिन क्योंकि सोनम अपने आप में स्पष्ट नहीं थी, राजा के लिए स्पष्ट नहीं थी, तो वो उसे टाइम नहीं दे रही थी। तो राजा को इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए था और सोनम को फोन से या पर्सनली मिलके इस शादी से मना कर देना चाहिए था। दूसरी बात, 11 मई को राजा और सोनम की शादी होती है और शादी के बाद 11 से 13 मई तक ससुराल में रहने के दौरान सोनम राजा को खुद को छूने नहीं देती। पूछने पर सोनम बताती है कि उसने मन्नत मांगी थी कि अपने शादी होने पर वो कामाख्या देवी मंदिर जाएगी, वहां दर्शन करेगी, और जब तक उसकी ये मन्नत पूरी नहीं हो जाती तब तक राजा उसे नहीं छुएगा। और उसकी इस बात पर राजा भी हामी भर देता है। राजा को यहाँ पर भी दूसरा संकेत मिलता है, लेकिन वो इसे भी इग्नोर कर देता है, जबकि उसे यहाँ भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था। और उसे ध्यान क्या देना चाहिए था? दो बातें हैं। पहली बात, दुनिया का कोई भी कपल अपनी शादी के बाद किसी भी मंदिर में जाता है, दर्शन करता है, लेकिन दूसरी बात, सोनम का यहाँ पर यह कहना कि जब तक वो कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन नहीं करेगी, उसकी मन्नत पूरी नहीं होगी, तब तक राजा उसे नहीं छुएगा। इस बात के पीछे उसका लॉजिक क्या था? राजा ने उससे ये पूछना चाहिए था, बजाय उसकी इस बात पर हामी भरने के। राजा ने उसकी इस बात पर हामी भरने के बजाय उससे ये लॉजिकल आर्गुमेंट करना चाहिए था कि तुम्हारी इस बात के पीछे लॉजिक क्या है। एक लड़का और लड़की शादी किस लिए करते हैं? तो उसने उससे इस बात पर यहाँ आर्गुमेंट करना चाहिए था, बजाय हामी भरने के कि भाई मैं तुम्हारा पति हूं, तुमको मैं नहीं छूंगा तो और कौन छुएगा। तो और इसके साथ राजा ने अपनी पत्नी से, यानी कि सोनम से स्पष्टता से ये पूछना चाहिए था कि ऐसी कौन सी मन्नत है जो शादी के बाद एक पति को उसकी पत्नी को छूने से रोकती है। तीसरी बात, राजा को तीसरी बार भी संकेत मिला था और वो ये था कि सोनम की तरफ से जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हनीमून के लिए टिकट बुक किए जाने के बाद राजा ने उससे किसी भी तरह का सवाल नहीं किया कि उसने इतनी जल्दबाजी में, इतनी हड़बड़ी में हनीमून के लिए टिकट कैसे बुक कर दिए। तो राजा सोनम की तरफ से
इतनी जल्दबाजी में और हड़बड़ी में टिकट बुक किए जाने के बाद भी चुप रहता है, और राजा उसकी ये बात मान लेता है कि जो लोकेशन उसने सेलेक्ट कर रखी है और उसने जो टिकट बुक कर रखे हैं वो ठीक है, हम चलेंगे। राजा ने यहाँ पर सोनम से ये पूछना चाहिए था, बाकायदा सख्ती से पूछना चाहिए था कि उसने बिना राजा की सहमति के, बिना उससे पूछे अपने मन से लोकेशन कैसे सेलेक्ट कर ली और टिकट क्यों बुक कर दिए। पूरे भारतवर्ष में हनीमून पर जाने के लिए, घूमने के लिए ऐसी बहुत सी जगहें हैं। मेघालय के अलावा भी ऐसे बहुत से लोकेशंस हैं जहां पर हनीमून के लिए जाया जा सकता है। तो तुमने हनीमून के लिए मेघालय को ही क्यों चुना, और तुमने इस बारे में मुझसे क्यों बात नहीं की और मुझसे क्यों नहीं पूछा। तो यहाँ पर साफ सी बात है कि राजा ने इस तरह की बातें उससे कहनी चाहिए थी, सवाल जवाब करने चाहिए थे, और इस संकेत को उसने गंभीरता से समझना चाहिए था। मैं यहाँ पर यह दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि ऐसा करने से सोनम और राज का प्लान सक्सेस नहीं होता, लेकिन क्या पता ऐसा हो भी सकता था कि उनका प्लान सक्सेस नहीं होता, कि यार ये इतना आर्गुमेंट कर रहा है, यार ये तो इतनी आसानी से मान नहीं रहा है। हो सकता था इसके बाद उन दोनों के अलग होने की नौबत भी तो आ सकती थी, कि ये तो मेरी मतलब इस बात को ऐसे नहीं मान रहा, आगे भी क्या पता नहीं मानेगा। तो राजा को चौथी बार भी एक संकेत मिलता है जब एंकर उन दोनों से एक दूसरे के लिए वचन लेने के लिए कहता है। एंकर ने राजा से तो वो वचन पूछे थे और राजा ने हामी भी भर दी थी कि हाँ मैं पालन करूंगा और जो मेरे को नहीं आता है मैं उसको सीखूंगा। हंसी मजाक में सही उसने ऐसा कहा था, लेकिन जब सोनम से इस बारे में पूछा जाता है तो वो बात पूरे होने से पहले ही मना कर देती है। बेशक वो हंसी मजाक में मना करती है, लेकिन उसकी इस हंसी मजाक के पीछे मना करने को भी राजा को एक संकेत मिलता है उस समय, और उसको बाद में ये सोचना चाहिए। हम जब चिंतन कर रहे होते हैं तो हमें वो मोमेंट्स याद आते हैं, तो हमें थोड़ा सा वहां पर गंभीरता से सोचने की जरूरत होती है, गंभीरता से समझने की जरूरत होती है कि आखिर उस इंसान ने मजाक में ही सही लेकिन ऐसा कहा था तो क्यों कहा था, क्यों उसने ऐसा कहा कि वो वचन नहीं निभाएगी। वो सुनने से पहले ही वो मना कर देती है, बेशक वो हंसी मजाक में करती है, तो उसने ऐसा क्यों किया। तो राजा को यहां पर भी एक संकेत मिला था, लेकिन उसने वो संकेत भी इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। इस केस पर मेरा ये एनालिसिस बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमको आगाह करते हैं कि इन बातों पर ध्यान दो, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इन बातों पर ध्यान देते हुए, गंभीरता से सोचते हुए अपना निर्णय लो। एक बात और है, सबसे अहम बात और है कि हम जब शादी करते हैं और हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हम अपने घर में प्रवेश करते, उन बातों पर जो बातें वाजिब नहीं है, क्या उनमें हामी भरते रहनी चाहिए, जैसे कि राजा ने भरी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजा एक बहुत ही साफ दिल का और बहुत ही नेक इंसान था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कम सवाल जवाब तो करने चाहिए थे ना, कि वो मुझसे बिना पूछे हनीमून की लोकेशन भी फिक्स कर रही है, उसको भी डिसाइड कर रही है, टिकट भी बुक कर दे रही है और उसको सरप्राइज का नाम दे रही है। तो ये तो उचित नहीं है ना। राजा को ये चिंता होती है और वो अपने दोस्त से शेयर करता है कि एंगेजमेंट से पहले ही जब वो मेरे को टाइम नहीं दे रही है और कह रही है कि मैं अपने बिजनेस में बिजी होने की वजह से तुम्हारे कॉल पिक्स नहीं कर पाती हूँ करके, तो क्या ये संकेत नहीं था। हनीमून के लिए टिकट बुक करने की जल्दबाजी और लोकेशन डिसाइड कर लेना बिना अपने पति से राय मशवरा किए, क्या ये उसके लिए संकेत नहीं था। शादी के बाद अपने पति से सिर्फ ऐसा कह देना कि उसने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए मन्नत मांगी है और जब तक उसकी ये मन्नत पूरी नहीं हो जाती है तब तक राजा उसे नहीं छुएगा, तो क्या उसके लिए संकेत नहीं था। शादी के बाद तो कोई भी कवल मंदिर जाता ही है दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कौन सी पत्नी है जो ऐसा कहती है कि जब तक मैं मंदिर में दर्शन करने नहीं जाऊंगी तुम मेरे को छूओगे नहीं। तो भाई आगे शादी होती किस लिए है। तो क्या उसके लिए संकेत नहीं था। और जब एंकर हंसी मजाक में वचन पालन की बात कर रहा होता है, राजा की तरफ से हमें मिल जाती है, लेकिन सोनम की तरफ से उसकी बात सुनने से पहले ही मना कर दिया जाता है, तो क्या ये संकेत नहीं था।
तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जब शादी करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने घर में प्रवेश करते हैं, तो क्या हमें ये बात गंभीरता से समझने की जरूरत नहीं है कि हमारी लाइफ पार्टनर, उसमें चाहे पति हो या चाहे पत्नी हो, कोई भी अगर इस तरह की बातें कर रहा है, उसकी तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं, अपने मन से वो चले जा रहा है और अपने लाइफ पार्टनर से वो डिस्कस नहीं कर रहा है, तो करके तो क्या ये उचित है? क्या हमें मतलब किसी को भी अपने लाइफ पार्टनर से ऐसा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए कि तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर रहे हो? अब हम पति पत्नी हैं, जो भी डिसाइड करेंगे मिलजुल के करेंगे, तब जाकर ये डिसाइड होगा कि हम क्या करेंगे। तो मेरा मानना है कि राजा को इस तरह से सोनम की हर एक बात में हामी ना भरते हुए उससे आर्गुमेंट करना चाहिए था, सवाल जवाब करने चाहिए थे कि यार तुम मेरी परमिशन के बिना ऐसा कैसे कर रही हो भाई, और तुम वचन नहीं मानने के बाद तुमने पैसा खसे बजागों में कही, तुमने क्यों कही, और मैं तुमको क्यों नहीं छूंगा भाई, तुम अपनी मन्नत पूरी करना कोई बात नहीं, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि जब तक तुम वहां दर्शन नहीं करोगी हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। हमने शादी किस लिए की है? हाँ, ये बात ठीक है कि हम वहां घूमने के लिए किसी भी मंदिर में जाएंगे, वो हम डिसाइड करेंगे ना। तो ये बात कैसे कह रही हो कि तुम जब तब तक मेरे को नहीं छुओगे? हर एक बात पर हामी बनना, उसे इग्नोर करना, अपने इन संकेतों को इग्नोर करना, मेरे विचार से राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तो पहली बात से अलर्ट हो जाना चाहिए था। जब एंगेजमेंट से पहले वो उसकी फोन कॉल्स को इग्नोर कर रही थी, उसने तभी अलर्ट हो जाना चाहिए था, और वो तभी अलर्ट हो जाता तो ये शादी नहीं होती ना। इसके अलावा भी चलो शादी भी हो गई थी, ठीक है, लेकिन जब वो इस तरह की बेतुकी बातें कर रही होती है कि तुम मेरे को ऐसे छोड़ोगे नहीं जब तक मैं वहां दर्शन नहीं करूंगी, और अपने जल्दबाजी में टिकट बुक कर देती है, लोकेशन फिक्स कर देती है, वो तब भी तो आर्गुमेंट कर सकता था, तब भी कह सकता था उसको उसके माइंड में क्लिक तो होना चाहिए था, संकेत तो मिला था। मेरी जो वाइफ है ये तो अपने मन से करे जा रही है सब कुछ, और पति पत्नी को तो साथ मिलकर करना होता है ना। जो भी काम करते हैं, वो जो भी कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में, फिर उसको करते हैं। तो ये तो बिना पूछे सब कुछ कर रही है, अपने मन से कर रही है, तो ये बात तो उसको गंभीरता से समझनी चाहिए थी ना। तब भी वो मैं कह सकता था यार हमारी शादी अभी भी हुई है और हम अलग हो जाते हैं करके, उसने ऐसा करना चाहिए था। तो मैं निष्कर्ष के तौर पे यही कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से राजा तो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये बहुत दुखद है। आगे आने वाले समय के लिए जो भी कपल हैं, उनमें से चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर इस तरह की हरकतें और बातें दिखाई दे रही हैं किसी को भी होते हुए, तो कम से कम आपस में स्पष्टता से बात करो, डिस्कस करो, और एक दूसरे से सहमति नहीं बन पा रही है तो भाई प्यार से अलग हो जाओ ना, एक दूसरे से अलग हो जाओ, अपने अपने रास्ते चलो। लेकिन अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस किसी भी कपल के मामले में ये बातें हो रही हैं, चाहे वो पति की तरफ से हो रही हैं चाहे पत्नी की तरफ से हो रही हैं, तो एक जगह तो आपस में एक जगह शांति के साथ बैठ के, लेकिन स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखते हुए, डिस्कशन करते हुए, अगर आप लोग इस नतीजे पर पहुंचते हो कि आप लोग एक दूसरे के साथ खुश हो और सामंजस्य बैठाते हुए जिंदगी बिता लोगे, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों के डिस्कशन के बावजूद, स्पष्ट बातचीत के बावजूद, अगर आप दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हो कि आप दोनों के विचारों में समानता नहीं है और आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर खुश नहीं रह पाओगे, तो साफ और सीधी बात है कि तत्काल एक दूसरे से अलग हो जाओ और अपने अपनी जिंदगी में खुश रहो। क्योंकि किसी को भी ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी माता पिता के, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसका मर्डर करने का प्लान बनाए और उसका मर्डर कर दे। ये बिल्कुल ही गलत है, अनुचित है। सबसे सही तरीका यही है कि समय रहते हुए अलग हो जाओ। जिस किसी इंसान के साथ भी आपको ऐसा लगता है कि आप उसके साथ खुशी के साथ जिंदगी बिता पाओगे, शांति के साथ, खुशी के साथ उसके साथ रहने का निर्णय लो।
और सबसे सही निर्णय यही होता है कि हम अपना भी खुश रहें और अगले को भी खुश रहने दें।